ऊपर कोई पॉइंट देखते हैं, ऊपर कोई पॉइंट देखते हैं तो उसका वेलोसिटी ट्रांसलेशन की वजह से आगे, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो रोटेशन की वजह से भी आगे ही हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। तो ऊपर तो रोटेशन और ट्रांसलेशन वाला ऐड हो रहा है। नीचे कोई पॉइंट हम लें वाई डिस्टेंस पर, इस पॉइंट को देखना, इस पॉइंट का ट्रांसलेशन की वजह से सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है तो ट्रांसलेशन की वजह से v आगे की तरफ, और ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज तो रोटेशन की वजह से इसका पीछे की तरफ ओमेगा इंटू वाई। ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नीचे ही कहीं वो पॉइंट मिलेगा जिसका कि वेलोसिटी जीरो हो सकता है, v माइनस ओमेगा वाई इक्वल टू जीरो। तो y इक्वल्स टू v बाई ओमेगा। v बाई ओमेगा डिस्टेंस पर ये जो पॉइंट है इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t इक्वल टू जीरो पर है, मतलब t इक्वल टू जीरो पर ये रेस्ट पर है, अगले मोमेंट पर कुछ वेलोसिटी आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक रॉड है, सेंटर के पास वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, और ये घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो v a दिया हुआ है, ओमेगा अल्फा भी दिया हुआ है। यहां पर ये पॉइंट है a, सेंटर से x डिस्टेंस पर। एक्सेलरेशन लिखना सीखते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट a एट t इक्वल टू जीरो। t इक्वल टू जीरो पर पॉइंट a का एक्सेलरेशन लिखना है। ट्रांसलेशन की वजह से और रोटेशन की वजह से फिर उसको कंबाइन कर देंगे। तो हम दो डायग्राम बना लेते हैं। ये दो डायग्राम बस अभी इनिशियल स्टेज पे हम लोग को बनाना पड़ रहा है समझने के लिए, नहीं तो हम लोग डायरेक्टली भी जब हमको ये बात समझ में आ जाएगा, हम लोग इस बात को एक्सेप्ट कर चुके होंगे, तो हम लोग को ये बार बार दो डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग लिख लेंगे। ट्रांसलेशन की वजह से तो भाई ट्रांसलेटरी मोशन में सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है, और रोटेशनल मोशन में पूरा सिस्टम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से घूम रहा है। तो ये जो पॉइंट है P, जो कि यहां से x डिस्टेंस पर है, P नहीं A, इस पॉइंट के पास ट्रांसलेशन की वजह से क्या एक्सेलरेशन होगा? ट्रांसलेशन की वजह से वही एक्सेलरेशन होगा जो सेंटर ऑफ मास के पास है। सेंटर ऑफ मास के पास A आगे है तो ट्रांसलेशन की वजह से A आगे की तरफ हो गया। और ये जो पॉइंट है इसके पास रोटेशन की वजह से क्या होगा? तो एक तो सेंट्रिपिटल हो गया ओमेगा स्क्वायर आर, और एक टेंजेंशियल हो गया अल्फा इंटू आर। तो ये रोटेशन की वजह से ये दो कंपोनेंट, अब इन दोनों को कंबाइन कर दो तो ये रहा पॉइंट A। ट्रांसलेशन की वजह से A आगे की तरफ था और रोटेशन की वजह से अल्फा एक्स, इस डायरेक्शन में A प्लस अल्फा एक्स और इस डायरेक्शन में ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो पॉइंट A का जो नेट एक्सेलरेशन है ये बीच में कहीं इधर होगा। तो बस इसका रिजल्टेंट ले लो, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट A इज अंडर रूट ऑफ A प्लस अल्फा एक्स का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ये पॉइंट A का नेट एक्सेलरेशन है। इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हुआ कंबाइंड ट्रांसलेशन मोशन में किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन लिखने का तरीका। इसको अब क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, जो हम लोग वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह लिखना सीखे हैं। वैसे भी पूरे कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में अप्लाई होता रहेगा। एक रॉड है, मास m, लेंथ l का, सेंटर से x डिस्टेंस पर
एक फोर्स F लगा दिया गया, ये कहीं से कोई हिंज नहीं है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, और यहां से एक फोर्स F लगाया गया है, ठीक है। फाइंड acceleration of center of mass and angular acceleration of the rod at t equal to 0। इस मोमेंट पर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है और रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। उसके बाद अगर वो दोनों आ गया तो फिर बाकी कुछ भी पूछेगा तो हम लोग बता सकते हैं। देखो, जब ऐसे फोर्स लगाएंगे तो अब क्या है, ये फोर्स यहां पर दोनों इफेक्ट जनरेट कर रहा है, ये कहीं से कोई हिंज नहीं है, तो ये आगे भी जाएगा और रोटेट भी करना चाहेगा। यहां कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन हो रहा है इस फोर्स के द्वारा, ये रोटेशनल इफेक्ट भी जनरेट किया और ये ट्रांसलेशनल इफेक्ट भी जनरेट किया। तो सेंटर ऑफ मास के पास कुछ एक्सेलरेशन ए ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहेगा तो एक एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। वेलोसिटी और ओमेगा कुछ देर के बाद आता है ना, जब कुछ देर एक्सेलरेट करेगा तो वी और ओमेगा गेन करेगा। t इक्वल टू 0 पर यह सिचुएशन है। अब a निकालना है तो बस ये वाला इक्वेशन लिख देते हैं, F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू MACM। तो एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया सेंटर ऑफ मास का F/m, और अल्फा निकालना है तो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। किसके अबाउट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा लगाएंगे? अगर बॉडी हिंज्ड होता तो हमेशा हिंज के अबाउट लगाते हैं, लेकिन यहां बॉडी हिंज्ड नहीं है, ये बॉडी मूव कर सकता है। अगर बॉडी फ्री टू मूव है तो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखो। क्यों सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखो? क्योंकि अगर बॉडी मूव कर सकता है तो हर पॉइंट का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, और अगर हर पॉइंट का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है तो फिर उस पॉइंट के अबाउट अगर हम लिख रहे होंगे किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो एक सूडो फोर्स आएगा, उसका टॉर्क लिखना पड़ेगा। लेकिन वो सूडो फोर्स कहां से पास होता है? सेंटर ऑफ मास से पास होता है। तो अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखते हैं तो सूडो फोर्स के टॉर्क के झंझट से बच सकते हैं। इसीलिए कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में एकदम नियम बना लेना, ये बात हालांकि हम लोग पहले भी किए थे एट द टाइम ऑफ टॉपलिंग, जब वो चलते चलते टॉपल कर रहा था तो वहां पर ये बात हम लोग कर चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखना है। तो टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये वाला एक्सिस। तो टॉर्क कितना लगा? Fx, फोर्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर के अबाउट लिख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 इंटू अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू हो गया 12Fx/ml²। ये अपना सवाल का फर्स्ट पार्ट आ गया, क्योंकि इसमें और भी पार्ट है। अब तुमसे कुछ भी पूछ ले, जैसे कि फाइंड पॉइंट ऑन द रॉड हैविंग 0 एक्सेलरेशन। रॉड में कोई ऐसा पॉइंट है जिसका एक्सेलरेशन 0 हो? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। सेंटर के पास एक्सेलरेशन है और ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ऊपर अगर हम कोई पॉइंट देखें यहां से, तो किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखेंगे तो एक ट्रांसलेशन की वजह से एक्सेलरेशन ए आगे की तरफ, और रोटेशन की वजह से एक इसके अबाउट घूम रहा है ना, ये सेंटर हो गया, तो एक ω²r और एक α r। ओमेगा तो यहां पे है नहीं, तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका अल्फा इंटू एक्स, ये एक्स डिस्टेंस पे ले लेते हैं,
एक्स नहीं, एक्स तो हम लोग इसको यूज किए, आर ले लेते हैं, अल्फा इंटू आर, अल्फा इंटू आर पीछे की तरफ। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो उस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो a माइनस अल्फा आर, a माइनस अल्फा आर इक्वल टू 0, तो r इज इक्वल्स टू a बाई अल्फा। a बाई अल्फा मतलब f बाई m अपॉन 12fx अपॉन ml स्क्वायर। तो f बाई m इंटू ml स्क्वायर बाई 12fx, तो ये m कैंसिल हो गया, f कैंसिल हो गया, और इसका वैल्यू आ गया l स्क्वायर बाई 12x। इतने डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन 0 है। तो इसमें और भी हम लोग से जैसे अगर कुछ पूछ लेता है इस क्वेश्चन में कि बताओ किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन, यहां से किसी डिस्टेंस ऊपर किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है, तो अब ठीक है हमको a और अल्फा मालूम है, तो अब जैसे कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखते हैं उस तरीके से लिखा जा सकता है। चलते हैं आगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो लिखना आ गया, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में किस तरीके से एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं, किस तरीके से हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में ये दो चीज लिखना। एंगुलर मोमेंटम अगर किसी पॉइंट के अबाउट लिखना है तो बिल्कुल वही ट्रांसलेशन और रोटेशन, एक ट्रांसलेशन की वजह से और एक रोटेशन की वजह से। तो हम लोग ट्रांसलेशन में जो सेंटर ऑफ मास कर रहा है पूरा सिस्टम वही कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन जो सेंटर ऑफ मास का है, तो पहले सेंटर ऑफ मास एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिख देंगे हम लोग mr क्रॉस bcm। तो ये समझ लो हो गया ट्रांसलेशन की वजह से। सेंटर ऑफ मास को एक पार्टिकल ले लिए, उसका एंगुलर मोमेंटम लिख दिए। अब पूरा सिस्टम सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्योर एक्सिस रोटेशन कर रहा है, तो जैसे रिजिड बॉडी का लिखा जाता है तो बस ये ICM इंटू ओमेगा, I इंटू ओमेगा लिखते हैं। ICM क्यों? क्योंकि हम लोग जो प्योर एक्सिस रोटेशन मान रहे हैं वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मान रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं। ये सेंटर ऑफ मास जो कि एक पार्टिकल है उसका एंगुलर मोमेंटम, और ये पूरा बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, तो ये ट्रांसलेशन की वजह से और ये रोटेशन की वजह से। इसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं बिल्कुल वही तरीका, हाफ mvcm स्क्वायर। जो सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है, पूरा का पूरा बॉडी उस वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो ये ट्रांसलेशन की वजह से, एंड प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये रोटेशन की वजह से। तो इस तरीके से हम लोग कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। लिख कर देखते हैं एक प्रॉब्लम में। ये एक रॉड है, इसके पास वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तीन पॉइंट है, ये वाला जो एंड है इसके पास में यहाँ पॉइंट A है, इसके पास में यहाँ पॉइंट B है, और इसके पास में इधर पॉइंट C। सवाल का पहला पार्ट, फाइंड एंगुलर, इसका मास m लेंथ है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड अबाउट
ए, बी एंड सी। ए, बी और सी पॉइंट के अबाउट इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम लिखना है। एक एक करके लिखते हैं और ध्यान से समझना कि किस तरीके से एंगुलर मोमेंटम लिखना है। देखो, पहले पॉइंट ए के अबाउट लिखते हैं। ए के अबाउट लिखना है, ये रहा रॉड, ये V से ऐसे जा रहा है और ओमेगा से ऐसे घूम रहा है। अब ये पॉइंट ए इसके पास में है, यहां कहीं भी होगा इस लाइन पर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लिखते हैं, देखना, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए। तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास जो कि एक पार्टिकल है, अब हमको कोई रॉड वॉड दिख ही नहीं रहा, हमको तो सेंटर ऑफ मास एक पार्टिकल दिख रहा है। पहले सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम लिख दो। तो इस पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ये V से ऐसे जा रहा है, तो देखना ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है, ये V से ऐसे जा रहा है, और पॉइंट A जो है ये वेलोसिटी वाले लाइन से यहां का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 है। ये वाला डिस्टेंस L/2 है ना, वेलोसिटी वाला जो लाइन है उसका यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 के बराबर है। तो अब ये पॉइंट यहां हो चाहे यहां हो चाहे यहां हो, यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 रहेगा। तो इसके अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv इंटू आर परपेंडिकुलर। और कैसे है, इसके अबाउट देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, आर क्रॉस वी एंटी क्लॉकवाइज का रोटेशन का सेंस है। तो हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लेते हैं। तो इसका एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का कितना हो जाएगा, -mv इंटू L/2 प्लस, अब इस रिजिड बॉडी का रोटेशन की वजह से तो हम लोग मानेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्योर एक्सिस रोटेशन कर रहा है। तो इसके अबाउट लिखेंगे तो I इंटू ओमेगा, I का वैल्यू हो गया mL² इंटू ओमेगा, और ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो -mL² इंटू ओमेगा। हम लोग अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए होते तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव लिख देते हैं। सॉरी, अगर एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए होते तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव आ जाता। तो कोई भी एक डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव मान लिए, यहाँ क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए हुए, तो ये MVR वाला टर्म भी एंटी क्लॉकवाइज और I ओमेगा भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब B और C के अबाउट तुम ट्राई करके देख सकते हो। लिखते हैं B और C के अबाउट। अबाउट B, रॉड ऐसे जा रहा है, V से ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, पॉइंट B यहां पर है एकदम सेंटर वाले लाइन पर। तो इसके अबाउट मतलब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है तुम्हारा v वेलोसिटी से, और जो पॉइंट है वो यहीं पर है। तो r और v सेम डायरेक्शन में हो गया, तो पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम अबाउट O लिखेंगे तो पहले तो सेंटर ऑफ मास का जो कि एक पार्टिकल है इसका हो गया 0, प्लस I इंटू ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिए हुए हैं इसलिए mL² इंटू ओमेगा नेगेटिव आ गया। ये वाला टर्म चेंज नहीं होने वाला। समझो तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखोगे, अलग अलग पॉइंट्स के अबाउट लिखोगे, दूसरा वाला टर्म ICM इंटू ओमेगा वो तो फिक्स है, खाली पहला वाला टर्म बदलते जा रहा है। और अब थर्ड पार्ट में हमको किसके अबाउट लिखना है, पॉइंट C के अबाउट। पॉइंट C इसके सामने है, यहाँ पे इसके अबाउट लिखेंगे। तो अब क्या है कि पॉइंट यहां पर है C और वेलोसिटी ऐसे है सेंटर ऑफ मास का, ये वेलोसिटी वाले लाइन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2।
तो अब c के अबाउट जो इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा सेंटर ऑफ मास का mvl/2 ही आएगा, लेकिन ये क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये पहला वाला टर्म पॉजिटिव, mvl/2 माइनस आई ओमेगा, ओमेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज है, तो ml²/12 इंटू ओमेगा। तो ये हो गया एंगुलर मोमेंटम लिखने का तरीका। कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन में लिख रहे हैं तो एक पार्टिकल का लिखना है और एक रिजिड बॉडी का लिखना है। पार्टिकल कौन है? सेंटर ऑफ मास। तो पार्टिकल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे और पूरे बॉडी को सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमता हुआ मान लेंगे। ठीक है, तो ये इस सवाल का पहला पार्ट था। इन 3 पॉइंट्स के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कराया गया और इसी का सेकंड पार्ट डायग्राम एक बार फिर से बना देते हैं। ये v से ऐसे जा रहा था, ओमेगा से ऐसे घूम रहा था। सवाल का सेकंड पार्ट है फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड। रॉड का काइनेटिक एनर्जी लिखना है। तो काइनेटिक एनर्जी पहले ट्रांसलेशन की वजह से, मतलब जो सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक एनर्जी है, सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से जा रहा है तो हाफ mv² प्लस पूरा सिस्टम सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ ml²/12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये इस रॉड का काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखा जाए। एक टायर है, डिस्क मान लो, एक डिस्क है जो कि कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन ये ऐसे जा रहा है आगे बढ़ते हुए, आगे भी बढ़ रहा है, रोटेट भी कर रहा है। सेंटर के पास, मतलब सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी v है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, इसका रेडियस r है। ग्राउंड पर एक पॉइंट है O। फाइंड एंगुलर momentum of the disk about point O. Also find kinetic energy of the disk. डिस्क का काइनेटिक एनर्जी भी बताना है और एंगुलर मोमेंटम सॉल्व करते हैं। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O लिखेंगे तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास जो कि एक पार्टिकल है, सेंटर ऑफ मास ऐसे v वेलोसिटी से इस लाइन के अलोंग जा रहा है, ये इसका वेलोसिटी वाला लाइन हुआ। यहां से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये तो r हो गया, r परपेंडिकुलर का वैल्यू r के बराबर रेडियस ऑफ द डिस्क, और ये क्लॉकवाइज आ रहा है, r ऐसे v ऐसे, r क्रॉस v क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो सेंस क्लॉकवाइज है। एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन आ रहा है वो इनवर्ट है। क्लॉकवाइज को अगर हम पॉजिटिव ले लें तो m v इंटू r, क्लॉकवाइज सेंस था, प्लस I इंटू ओमेगा, ओमेगा भी क्लॉकवाइज है, ICM इंटू ओमेगा, तो ये रहा इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 इंटू ओमेगा। ये हो गया इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। अच्छा, यहां किसी पॉइंट के अबाउट बोल देता तो इस पॉइंट के अबाउट बताओ एंगुलर मोमेंटम, तो पहला वाला टर्म 0 हो जाता, mr क्रॉस VCM, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम वाला टर्म 0 हो जाता।
काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो सेंटर ऑफ मास का लिख दिए हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ये इसका काइनेटिक एनर्जी हो गया और एंगुलर मोमेंटम हो गया। बात क्लियर है? चलते हैं आगे।